डेट है आज 29 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल इंडिया रिस्क 5 प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री का और इसका काम क्या है, दो चीज़ बस याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है, अनाउंस किया है। डिजिटल इंडिया रिस्क 5 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम। इसमें क्या बनाया जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाएंगे। और माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, ये भाई साहब जो चिप होती है, जैसे कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सामान है, मोबाइल वगैरह या कोई गैजेट है, रेडियो टेलीविज़न, सब में ये चिप वगैरह होती है। मेनली कंप्यूटर में यूज होती है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं इसको। ये प्रोसेसिंग का काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक प्रोसेसिंग का काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका टारगेट यही है कि ये हमारे इंडिया में माइक्रो प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हों और एक इंडिया को हब बनाया जाए इनके लिए। ये सब ऑटोमोबाइल, मोबाइल डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब कुछ यूज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन किया है इसके साथ, कि जो आईआईटी मद्रास का शक्ति प्रोसेसर इसके साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शक्ति प्रोसेसर भी, इसके थ्रू भी माइक्रो प्रोसेसर बनाने हैं आईआईटी मद्रास को। और एक सीडेक का है वेगा प्रोसेसर, तो इनको भी इम्प्लीमेंट करना है, इनके भी डिज़ाइन ये प्रिपेयर करने हैं और सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने हैं। तो मेन टारगेट इसका यही है कि माइक्रो प्रोसेसर में इंडिया को हब बनाना है और सेमीकंडक्टर वगैरह प्रोड्यूस करने हैं। इसके लिए वर्ल्ड लेवल से अकेडमिया, इंस्टीट्यूट सबसे पार्टिसिपेशन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है लिथुनिया। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दी है कि लिथुनिया में 2022 में ही न्यू इंडिया मिशन चलाया जाएगा। लिथुनिया कहाँ पे है, ये देखो भाई साहब वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप। ये यहाँ पे यूरोप देख रहे हो, यूरोप में ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इधर देखो इस्टोनिया, लाटविया और ये लिथुनिया वॉयलेट कलर का। ये पहले तीनों के तीनों रसिया के ही पार्ट हुआ करते थे। यूएसएसआर नाम था रसिया का 1991 से पहले। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसका विखंडन हो गया। इससे बहुत सारे देश अलग निकल गए, आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये लिथुनिया, ये तीनों कंट्री, इन तीनों कंट्री को बाल्टिक स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सी है और इसके साथ ये बॉर्डर लगाते हैं, तो बाल्टिक स्टेट्स बोला जाता है। बाल्टिक स्टेट्स इस्टोनिया, लाटविया और लिथुनिया को। तो ये लिथुनिया में न्यू इंडिया मिशन चलाया जाएगा। तो ये बाल्टिक स्टेट्स है लिथुनिया, और इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है विल्नियस, इसकी राजधानी है लिथुनिया की। इंडिया और लिथुनिया के रिलेशन है जो न्यू इंडिया मिशन के जरिए आगे एक्सपेंड किया जाएगा। डिप्लोमेटिक रिलेशन आगे बढ़ाए जाएंगे, पॉलिटिकल रिलेशन, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन बढ़ाई जाएगी एक दूसरी कंट्री के बीच में। इससे क्या है, इंडिया की जो कंपनी है उनको मार्केट मिल सकेगी लिथुनिया की। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकेगा। इंडिया ने लिथुनिया को 1991 के बाद जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, और जब ये बना था लिथुनिया, तो इसको रिकॉग्नाइज किया था। लाटविया, इस्टोनिया और लिथुनिया को रिकॉग्निशन दी थी इनकी इंडिपेंडेंस को। डिप्लोमेटिक रिलेशन लिथुनिया के साथ 25 फरवरी 1992 से हैं इंडिया और लिथुनिया के। और एक और रिलेशन है इंडिया और लिथुनिया का। लिथुनिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, भाषा उनकी लिथुनियन लैंग्वेज, वो काफ़ी ज़्यादा मैच खाती है, सिमिलरिटीज हैं, समानता हैं संस्कृत भाषा से। तो इसके साथ भी हमारी सिमिलरिटी है भाषा के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक है चिली। चिली भी एक कंट्री है, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है चिली, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये देखो, ये है चिली। ये साउथ अमेरिका में भी सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री आती है, सदर्न मोस्ट। और ये अंटार्कटिका है, आपको पता है ये वाला पार्ट, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। तो अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक चिली है ही। ये देखो यहाँ पे चिली, ये पिंक कलर की जो दिखाई दे रही है। यूनियन कैबिनेट ने अभी एमओयू साइन किया है चिली के साथ। इंडिया और चिली ने एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक एग्रीमेंट, समझौता साइन किया है। किसके लिए, डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, कॉपरेशन के लिए। ये वर्ल्ड की सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री है, सबसे साउथ में है, दक्षिण में है चिली, और अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। जोग्राफिकल मेनलैंड है जो इसके नज़दीक है सबसे। और इसकी कैपिटल कौन है, इसकी कैपिटल भी राजधानी और लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ी शहर या सिटी सेंटियागो है चिली का। इंडिया और चिली के रिलेशन 2019-20 से
अगर हम काउंट करें तो 70 ईयर हो गए हैं इंडिया और चिली के रिलेशन के, डिप्लोमेटिक रिलेशन जब से एस्टेब्लिश हुए हैं। 2005 और 2009 में 2 बार चिली के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया की यात्रा पे, तब बायलैटरल रिलेशन और भी आगे बढ़े थे। चिली फर्स्ट कंट्री है साउथ अमेरिका में जिसने ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया था 1956 में। ट्रेड एग्रीमेंट मतलब व्यापार समझौता किया था 1956 में इंडिया के साथ। सबसे पहले साउथ अमेरिका में कोई कंट्री थी तो ये थी। 2007 में दोनों कंट्रीज़ के बीच पीटीए एग्रीमेंट हुआ, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में ये होता है कुछ ऐसे हम गुड्स या सर्विसेज ऐसे रख लेते हैं दोनों कंट्री एक साथ मिलके कि इन पे क्या है कम से कम टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे कंट्री के बीच में ये मूवमेंट हो, ट्रांसफ़र हो, बेचे खरीदे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को 2016 में दोबारा से इसको एक्सपेंड किया गया दोनों कंट्रीज़ ने साइन करके, इंडिया और चिली ने। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने जितना पैसा पहले इनके लिए अलोकेट किया था इन बैंक के लिए और दोबारा से रिवाइज किया है, ज़्यादा पैसा इंक्रीज कर दिया है। पहले 1435 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे, अब ये 2255 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं एज ए इक्विटी की तरह। शेयर देगी यानी कि गवर्नमेंट इसको खोलने के लिए। कैबिनेट ने देखो 500 करोड़ रुपए इसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए दिया है, यानी कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जाएगी। 2018 में 1 सितंबर को ये लॉन्च किए गए थे ये बैंक। 650 इनकी ब्रांच खोली गई थी, अब इनकी ब्रांच को और आगे बढ़ाया जाएगा। क्या होते हैं ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? देखो जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस डाकघर, उनको अनुमति दी गई थी वो बैंक की तरह काम करेंगे, यानी कि वहाँ पे भी जाके लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जो पोस्टमैन है डाकिया, लगभग 1.89 लाख डाकिया हैं या ग्राम डाक सेवक हैं, उनके साथ एक स्मार्टफोन होगा और बायोमेट्रिक डिवाइस होंगे और वो गांव गांव जाके रूरल एरियाज़ में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो रूरल एरियाज़ में बैंक नहीं होते, वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं होती, एटीएम नहीं होते, तो ये क्या करेंगे, इनके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होंगे, छोटे से स्मार्टफोन होगा। कोई मान लो अपने बैंक से पैसा निकालना चाहता है तो ये डोर स्टेप पे जाके, घर के दरवाजे पे जाके उनको पैसे दे के आएंगे। वहीं पे उस मशीन में लिखेंगे इतने पैसे निकालने, उसमें अमाउंट कट जाएगा और उनके पास पैसे होंगे, एक बैग में पैसे निकाल के उनको दे देंगे, यानी कि एटीएम का काम भी करेंगे ये जब से लॉन्च किए हैं 5.25 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खुल चुके हैं। 5.25 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खुल चुके हैं लोगों के। 77% अकाउंट रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में, बाकी के अर्बन क्षेत्र में है, यानी कि शहरी एरियाज़ में। और 48% इनमें वुमेन कस्टमर है, महिला हैं, और इन्होंने 1000 करोड़ के लगभग पैसा डिपॉजिट किया है इनमें। तो इससे होता क्या है, इससे भाई साहब फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश आगे बढ़ता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं, बैंकिंग सर्विस को यूज करें और बैंक उनको क्रेडिट फैसिलिटी दे, लोन की फैसिलिटी दे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। ये सब आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में या वित्तीय समावेश में। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर। आप सबको पता है फर्टिलाइजर खाद होता है जो किसान वगैरह यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए या पेड़ पौधे उगाने के लिए। फॉस्फेट पोटेशिक खाद हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी ये स्कीम चलाई थी 2010 में गवर्नमेंट ने। देखो इसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने 2020 या 21 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि क्या फर्टिलाइजर को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है? बिल्कुल करती है। कैसे करती है? सब्सिडी देके। सब्सिडी मतलब सहायता देके। जैसे मान लो एक यूरिया या डीएपी, यूरिया होता है भाई साहब नाइट्रोजन इसमें होता है यूरिया में, या डीएपी होता है डाई अमोनियम फास्फोट, इसमें फास्फोट होता है, अमोनिया होता है। ये एक बोरी आती है इसकी 50 किलो की। अब मान लो इसका प्राइस, मान लो डीएपी का प्राइस टोटल मार्केट प्राइस 3000 रुपये है, लेकिन किसान भाई साहब नहीं खरीद सकता ना इसे 3000 रुपये का। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है डायरेक्ट कंपनी को। कंपनी से कहेगी कि तुम इसे 500 रुपये का बेचो, 2500 रुपये हम आपको दे देंगे। तो किसान को मार्केट से खरीदेगा जब 500 रुपये का मिल जाएगा एक कट्टा या बोरी जो 50 किलो की होती है। तो इस तरह से सब्सिडी देती है, सहायता प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने ये कहा था, इसके कहने पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, सहमति दे दी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स जो हैं 2022 के लिए ये कम करे जाएंगे खरीफ सीजन से। खरीफ सीजन है जो अभी जून से सितंबर में चलने वाला है,
ये जो पोटेशियम और फॉस्फोट फर्टिलाइज़र हैं ये सब्सिडाइज्ड प्राइस पे दिए जाएंगे फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर के द्वारा। यानी कि जो मैन्युफैक्चर यानी कि कंपनी बनाती है या बाहर से इंपोर्ट करता है कोई इंपोर्टर है, तो उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट पैसा दे देगी और वो आगे किसान को सब्सिडाइज्ड प्राइस पे बेचेंगे, यानी कि कम प्राइस पे बेचेंगे। 2010 से ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम चलाई गई थी, जिसके जरिए इस तरह से गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इन फर्टिलाइज़र पे, यूरिया पे देती है, डीएपी पे देती है, डाई अमोनियम फास्फेट, एमओपी पे देती है, एमओपी मतलब म्यूरिएट ऑफ फॉस्फेट, सल्फर पे देती है। तो ये गवर्नमेंट इन सब जो फर्टिलाइज़र यूज होने वाले हैं कृषि में, एग्रीकल्चर में, इन पे देती है, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देती है, डायरेक्ट कंपनी को पैसा देती है और फिर वो फार्मर को कम रेट में बेचती है कंपनी अफोर्डेबल प्राइस पे। जैसे मान लो डीएपी है, डीएपी पे 2501 रुपये पर बैग, एक बैग पे 2501 रुपये सब्सिडी देती है और ये अभी एग्जिस्टिंग 1650 रुपये है। तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 1650 जो अब तक देती है ये 2501 देगी, यानी कि 50% लगभग इंक्रीज कर दिया। लास्ट ईयर से सब्सिडी जितनी थी वो 50% इंक्रीज कर दी है। अब तो यूपीएससी आपसे कैसे पूछ लेगा कि डीएपी पे कितनी सब्सिडी बढ़ाई है, क्या 50% इंक्रीज की है? बिल्कुल हाँ, 50% इंक्रीज की है। पहले 1650 पर बैग गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, अब ये कर दिया 2501 रुपये सब्सिडी, तो इंक्रीज कर दिया लगभग 50% के लगभग। अप्रॉक्सीमेटली जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस डीएपी का 80% इंक्रीज हो गया है, इसलिए डीएपी का प्राइस भी बढ़ गया है, इस वजह से सब्सिडी भी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज IRAD। IRAD क्या है? ये 6 कुछ भी नहीं है, 6 नंबर की ये न्यूज है, इसलिए पीछे भी 6 लग गया है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 बात जाननी है इसमें, किसने स्टार्ट किया है और क्या काम है इसका। IRD का मतलब है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस तैयार किया जाएगा। डेटाबेस का मतलब है एक साइट होगी, इंटरनेट पे पोर्टल होगा और उस पोर्टल पे जितने भी एक्सीडेंट होंगे सबका डेटा उपलब्ध होगा एक जगह पे। किसका इनिशिएटिव है IRAD? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। ये रोड सेफ्टी के लिए इसका टारगेट है, ऑब्जेक्टिव लक्ष्य यही है, रोड सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो ये एक्सीडेंट का डेटा सेंट्रलाइज एक्सीडेंट डेटा होगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे होगा। ये चंडीगढ़ से रिसेंटली लॉन्च किया है IRAD एप्लीकेशन। ये इनिशिएटिव इसलिए रिलेवेंट होगा हमारे पूरे इंडिया में जितने भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं इनकी सारी जानकारी होगी एक ही पोर्टल पे, और जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ पे प्रबंध किया जाएगा, तो रोड सेफ्टी होगी, यानी कि लोगों के एक्सीडेंट कम से कम हो, इसकी सेफ्टी ली जाएगी। एक फ़ायदा ये होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी को डेटा चाहिए एक्सीडेंट का तो वो एक पोर्टल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस बच्चों में देखे गए, अमेरिका में भी, यूके में भी, और बहुत सारी कंट्रियाँ देश हैं उनमें देखे गए बच्चों में ये केसेस। हेपेटाइटिस बी है, ये एक वायरल डिसीज है, हेपेटाइटिस बी वायरस से ही होती है। वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस बी है और बीमारी का नाम भी, शॉर्टकट में बोल सकते हैं HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये वायरल डिसीज है, याद रखना है, यूपीएससी ऐसे पूछ लेती है ये कोई बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होती है या फंगी से होती है या पैरासाइट से होती है, तो याद रखना वायरस से होती है, ये वायरल डिसीज है। और कैसे फैलती है? ये फैलती है ब्लड से, सीमन से या अदर बॉडी फ्लूइड से, यानी कि जैसे HIV फैलता है ना, एड्स, ऐसे ये भी फैल सकता है। यानी कि अगर कोई फिजिकल रिलेशन बनाए एक आदमी दूसरे पर्सन से, यानी कि, तो उसकी वजह से भी फैल सकता है। प्रिवेंशन क्या है इसके, कैसे बचा जा सकता है? वैक्सीनेशन के जरिए। इसकी वैक्सीन बन चुकी है, ये आपको याद रखना है, यानी कि किसी को वैक्सीन लग जाए तो फिर ये बीमारी होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, लक्षण क्या दिखाई देते हैं जब ये बीमारी हो जाती है? इसमें देखो जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया, फीवर, बुखार हो सकता है, फटीग हो सकती है यानी कि थकावट हो सकती है, कई हफ्ते तक चल सकती है, महीने तक चल सकती है, वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, पेन इन जॉइंट्स एंड बेली, जो पेट है या जॉइंट्स हैं, घुटनों में या कोहनी में दर्द होता है इसकी वजह से। अगर ये एक्यूट हो, मान लो कम हो, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ समय के लिए हो बस, और इसका ट्रीटमेंट अगर नहीं होगा तो देखो ये सीरियस भी हो सकता है, इसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, लीवर फेलियर हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है आगे जाके।
ये एडेनोवायरस क्या है और ये बच्चों को कैसे प्रभावित करता है और इसकी वजह से बच्चों में हेपेटाइटिस बी कैसे होता है। देखो, एडेनोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस ही है जिसकी वजह से फ्लू लाइक, जैसे कोल्ड है, जुकाम वगैरह हो जाता है, ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है एडेनोवायरस की वजह से, सोर थ्रोट होता है, गला कटने लगता है, एक्यूट ब्रोंचाइटिस होता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, निमोनिया हो सकता है, कंजक्टिविटीज़ हो सकती है, नेत्र शोध यानी कि कोई बीमारी जैसे आंखों पे जोर पड़ सकता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जलन होती है बॉडी में, स्टोमक में, पेट में, डायरिया हो सकता है, दस्त, वोमिटिंग, उल्टियाँ, नौसी, बेचैनी, स्टोमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है। ये जो एडोनो वायरस है ये स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। अगर कोई एक पर्सन को मान लो एडेनो वायरस हो रखा है और वो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आए तो उसको भी हो सकता है। कफिंग से मान लो वो खांसता है या छींकता है, स्नीजिंग करता है, तब हो सकता है। या मान लो कोई आदमी यहाँ पे खांस के गया है और यहाँ पे वायरस पड़ा हुआ है, दूसरा आदमी आके यहाँ पे टच कर दे तो और ये एडेनो वायरस ऐसे भी फैल सकता है जैसे कोरोना वायरस फैलता है, माउथ के जरिए, नोज और आइज के जरिए फैल सकता है। मान लो इस एरिया पे ये कोई मान लो जगह है, यहाँ पे एडेनो वायरस है, आपने इसको टच किया, इसको टच करने के बाद अपने मुंह, नाक या आई को टच किया तो भी ये फैल सकता है। टाइप 41 का जो एडेनो वायरस है ये बच्चों में हेपेटाइटिस बी भी फैला सकता है। देखो टोटल ये 50 से ज़्यादा एडेनो वायरस हैं, 50 से ज़्यादा प्रकार हैं एडेनो वायरस के। उसमें जो टाइप 41 है इसकी वजह से डायरा हो सकता है, डायरिया मतलब दस्त लग सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, फीवर हो सकता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। और इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है एडेनो वायरस की वजह से। तो आज के टॉपिक यही थे बस।